अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक 4.1 ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, जो कि एक ऐसा निज़ाम होता है जिसमें हमारी बॉडी का वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट होता है बाय यूरिन, थ्रो यूरिन। अब यूरिन की मदद से हमारा जो बॉडी का पूरा वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो पूरा एक्सक्रीट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीशन। Excretion is a process of removing waste product from body mainly through urine। अब यूरिन जो है ना उसमें यूरिया होता है। ओके, उसमें यूरिया होता है। अब यूरिया जो है, सबसे पहले हम यूरिया बात करते हैं होता क्या है। वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोटीन। ओके, ये प्रोटीन से बना होता है और ये यूरिया जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। ओके, यूरिन लिक्विड वेस्ट होता है जो कि वाटर, यूरिया और सॉल्ट्स की कम्बिनेशन की मदद से बनता है। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट, हम कह सकते हैं, ऑर्गन्स आ जाते हैं या डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं। किडनीज, सबसे पहले हमारे पास किडनीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 किडनीज हैं। ओके, उसके बाद किडनीज के बाद ये हमारे पास नीचे ट्यूब्स हैं, यूरेटर। ठीक है, यूरेटर के बाद हमारे पास एक यहाँ पे हमारे पास बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और उसके बाद हमारे पास यूरेथ्रा होता है जो कि एक एग्जिट टाइप हमारे पास थिन ट्यूब होती है। किडनीज बीन शेप्ड ऑर्गन, रेडिश ब्राउन इन कलर। आपने इसको सिंपल एक्सप्लेन करना है एक 1 लाइन में। ओके, यूरेटर्स थिन मस्कुलर ट्यूब्स कनेक्टिंग किडनीज टू द ब्लैडर। Urinary bladder, a muscular sac that stores urine. The urinary bladder has one exit that is urethra, जो कि यूरेथ्रा होती है, which carries urine out of the body. Simple. अब नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, मेन पार्ट्स जो उसके होते हैं वो 4 होते हैं। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पैरामिड, रीनल पेल्विस। आपको इनके नाम याद होने चाहिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो इसका नाम पूछ सकता है और उसके साथ फंक्शन पूछ सकता है। किडनी, वर्टिकल सेक्शन ऑफ किडनी, हमारे पास वर्टिकली जो सेक्शन होता है किडनी का वो किस तरह से होता है। ओके, रीनल कॉर्टेक्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स, डार्कर आउटर रीजन, लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज कंटेन। यहाँ पे आप देखें रीनल कॉर्टेक्स जो होता है वो ये बाहर वाला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स। और जो हमारे पास रीनल पैरामिड है वो अंदर इस तरह के पैरामिड शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अंदर होते हैं। और उसके बाद जो रीनल मेड्यूला है वो इनर रीजन को हम कहते हैं। ओके, अब जो लाइट इनर रीजन है ना उसको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो रीनल पेल्विस आ जाती है, जो कि हमारे पास ये एक आप देख रहे हैं ना चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि यूरिन को, जब यूरिन यहाँ पे बनता है ना, फिल्टर होता है ब्लड में, ब्लड फिल्टर होता है और उसके बाद यूरिन बनता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। जब ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट अलग होता है तो अलग होके वो यूरिन बन जाता है और यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होके हमारे पास रीनल वेन के जरिए निकल आता है। रीनल pyramid, the conical structures in medulla. Renal pelvis, hollow chamber that collects urine and sends it to the ureter. नेक्स्ट है हमारे पास नेफ्रॉन। हमारे पास नेफ्रॉन जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जिस तरह हमारे पास हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, ब्रेन का न्यूरॉन है, इस तरह नेफ्रॉन जो है वो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। A nephron is a basic structural and functional unit of kidney. Each kidney has about 1 million nephrons responsible for filtering blood and forming urine. नेक्स्ट है हमारे पास किडनी का नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर।
नेफ्रॉन कंपोज्ड ऑफ रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल ट्यूब्यूल, दो पार्ट्स में ये मेनली इनको डिवाइड किया गया है। इसके आगे फर्दर पार्ट्स हैं। रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल कप शेप्ड स्ट्रक्चर, मैं आपको इस बुक की डायग्राम के साथ समझाता हूं। हमारे पास यहाँ पे ये जो है ना, ये अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं जो इकट्ठी हुई हैं, इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, और ये जो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अब बोमेन्स कैप्सूल जो है ना, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ग्लोमेरुलस पे। जब भी हमारे पास यहाँ से ब्लड आता है नेफ्रॉन के अंदर, ओके, नेफ्रॉन यहाँ पे होते हैं, इनके अंदर नेफ्रॉन होते हैं। ओके, ये जो है ना किडनी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, तो इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन क्या कहते हैं, जो ब्लड आता है ना पूरी बॉडी से, यहाँ ब्लड आता है, तो नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करते हैं और जो गंद होता है ना उसको एक जगह कर देते हैं, और जो ब्लड साफ हो जाता है उसको एक जगह कर देते हैं। जो गंद होता है वो हमारा बेसिकली यूरिन होता है। अब वो किस तरह से बनता है, वो इस तरह से, हमारे पास यहाँ से ब्लड आता है जो कि पूरी बॉडी का ब्लड होता है, उसमें गंदगी भी शामिल होती है, यहाँ से आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्लड के अंदर ना बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, तो लार्ज सेल्स भी होते हैं और उसके बाद स्मॉल भी होते हैं, H2 होता है, यूरिया होता है, स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। अब जो स्मॉल होते हैं ना, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर छेद होते हैं, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल आते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही रह जाते हैं। अब जब बाहर आते हैं तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे इनके अंदर, इसके अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ से आते 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 ये ट्यूब्स हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे आ जाते हैं तो ये जो ब्लड होता है इसके अंदर फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आते आते, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि ये जो है ना, ये ग्लोमेरुलस, यहाँ से हमारे पास ब्लड आता है और ये बोमेन्स कैप्सूल उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो जिसकी वजह से जो अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स, वो निकल आते हैं यहाँ पे ट्यूब्स में, और जो लार्ज होते हैं वो तो अंदर ही होते हैं ना, वो यहाँ से सिंपल ऊपर आ जाते हैं। जब यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं ना, ब्लड को चाहिए होते हैं, वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करता है ब्लड। ओके, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, इसी तरह वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करेगा। फिर दोबारा जब नीचे होगा, नीचे जाके डिसेंडिंग जो होगा, ये फर्स्ट H2O करेगा, और जो असेंडिंग होगा वो साल्ट करेगा। फिर आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड दोबारा रीअब्जॉर्ब करेगा। जो उसने मिनरल्स यहाँ पे लूज किए थे ना, यहाँ पे वो यहाँ पे जो लूज किए थे ब्लड ने मिनरल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उसमें वाटर भी होंगे, सॉल्ट्स भी होंगे, तो ब्लड की नीड के मुताबिक यहाँ से दोबारा सॉल्ट्स जाएंगे ऊपर, वाटर ऊपर जाएगा, तो यहाँ से दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद जब ब्लड के अंदर चीज़ें आ जाएंगी तो ब्लड के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी जो कि यहाँ से यहाँ पे जाएंगी, जिस तरह Na+ हो सकता है, H+ आयंस हो सकते हैं, Na+ नहीं, H+ आयंस हो सकते हैं, और इस तरह कुछ आयंस हैं जो कि यहाँ ब्लड से ट्यूब्स में आएंगे। ओके, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है ना, ये डिफ्यूजन के जरिए हो रही होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो रही होती है, इसी तरह ये मूवमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास जो ब्लड होता है ना, वो सिंपल हमारे पास फिल्टर हुआ होता है, और जो गंद होता है हमारे पास, ये हमारे पास यूरिन होता है। यूरिन यहाँ से रीनल पैलेस के जरिए एक्सक्रीट हो जाता है। अब ये बेसिकली स्ट्रक्चर था। तो अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको सॉरी इसका फंक्शन समझा दिया। अब इसका स्ट्रक्चर हम बात करते हैं। बोमेन्स कैप्सूल, कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स ग्रुप ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। वाकई में ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसने बहुत सारी कैपिलरीज को सराउंड किया होता है। This is where blood filtration begins. Glomerulus, a bundle of tiny blood capillaries inside Bowman's capsule. Okay, it filters blood under pressure to remove waste and product. अब ये बात सही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है उसके ऊपर प्रेशर होता है। ठीक है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं।
वेस्ट प्रोडक्ट ताकि अलग हो सकें और एक्सेस जो वाटर होता है वो भी अलग हो सके। ठीक है, जो ज़्यादा वाटर होता है ना, ब्लड में हद से ज़्यादा वाटर भी नहीं होना चाहिए, जो ज़्यादा वाटर होता है वो भी निकल आता है। उसके बाद ब्लड की नीड के मुताबिक ब्लड दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। रीनल ट्यूब्यूल, हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना वो 3 पार्ट्स में होते हैं: प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहले हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट बिगिंस फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन: रीअब्जॉर्ब यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज। लूप ऑफ हेनल, द यू शेप्ड स्ट्रक्चर हेल्प्स इन कंसंट्रेटिंग यूरिन। अब लूप ऑफ हेनल जो है ना वो कंसंट्रेटिंग यूरिन का मतलब है वाटर को वहाँ से एब्जॉर्ब भी रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ठीक है, ब्लड को रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब यूरिन में अगर हद से ज़्यादा वाटर है ना तो यूरिन में होता है तो ब्लड जो है ना वो उसको यहाँ, ये मैं समझाता हूँ आपको। जब यहाँ से ये ब्लड जा रहा होता है ना तो ये जो नहीं है ये लूप ऑफ हेनल, यहाँ से H2O वाटर जो है ना वो यहाँ पे ज़्यादा होता है ना और यहाँ पे कम होता है तो ब्लड की नीड के मुताबिक यहाँ से यहाँ जाता है। जो यहाँ पे ना डिसेंडिंग, यहाँ पे H2O निकलता है और ब्लड में जाता है, ब्लड कैपिलरी में जाता है, और यहाँ से साल्ट्स निकलते हैं और ब्लड कैपिलरी में। अब जो H2O ना यहाँ पे ज़्यादा होता है ना, ब्लड अपने मुताबिक यहाँ से यहाँ पे ले जाता है क्योंकि ब्लड को चाहिए होता है, जो ये वाटर होता है ये एसेंशियल होता है ब्लड के लिए। तो यहाँ से फिर H2O यहाँ पे जाता है वाटर, और जब ब्लड अपनी नीड पूरी कर लेता है तो जो बच जाता है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। Distal convoluted tubule. At the end of the loop, nephron again coil to form distal convoluted tubule, help in further reabsorption and secretion. यहाँ पे हमारे पास दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। ओके, यहाँ से वाटर दोबारा ब्लड रीअब्जॉर्ब करता है। उसके बाद सिक्रीशन का मतलब है यहाँ से मिनरल्स कुछ यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ आयंस होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। Collecting duct. The nephron merges into tube-like structure called collecting duct, which carries urine from many nephron to the renal pelvis. अब हमारे पास collecting duct जो है वो एक ट्यूब है जो कि यूरिन को यहाँ पूरी नेफ्रॉन से कैरी करके रीनल पेल्विस के जरिए एक्सक्रीट करने में मदद करता है। आज का टॉपिक यहीं तक था। होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।